अब हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल्स करते हैं हम। सबसे पहले यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले 1998 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई उस बंदे का नाम बताओ जिसने कहा था कि द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन। कांग्रेस को गिरते हुए देखना मेरा सबसे महान मेरी इच्छा है जब मैं इंडिया में हूँ, और मैं असिस्ट करूँगा इस चीज़ के लिए कि भाई ये एक पीसफुल शानदार तरीके से गिर जाए। तो ऐसे ख्यालात थे हमारे लॉर्ड कर्जन साहब के। ठीक है, तो ये तो हर चीज़ को कर्ज करना चाहते थे, तो गिराना चाहते थे। तो कांग्रेस को जो के बारे में जो ऐसे विचार थे लॉर्ड कर्जन साहब के। कर्जन साहब जो आए थे वो 1898 में आकर के इंडिया में आ गए थे, और ये 1905 तक, जब तक कि बंगाल का पार्टीशन इन्होंने नहीं कर दिया, तब तक ये इंडिया में ही रहे। तो ये कहना था लॉर्ड कर्जन साहब का। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि इंडिया में सिविल सर्विस जो शुरू की थी इंडिया में, वो किसने की थी? तो कौन का भुट्टा खा खा करके शुरू की गई थी। तो सिविल सर्वेंट क्या करते हैं आजकल? कौन का भुट्टा खाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने इंडिया में सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस कर दिया था। कि भाई सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किसने कर दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रधानमंत्री एटली ने व्हेन द वॉइसरॉय, कौन था वॉइसरॉय उस टाइम पे जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली, कि अब हम यहाँ से लेते हैं विदा। तो जब उन्होंने भारत को इंडिपेंडेंस घोषित किया तो उस टाइम पे इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, पहाड़ जैसा भारत देश के दो भाग किए, किसने किए? माउंटबेटन ने। ये तो बहुत आराम से याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है 1991 में पूछा था कि कौन बंदा था जिसने कहा था कि मैं आई हैव नथिंग टू ऑफर, मैं अपने देश को कुछ ऑफर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं अपने देश को अपना खून, अपनी टॉयल, अपनी टीयर्स और अपना पसीना, मैं अपना खून और पसीना अपने देश के लिए दे सकता हूँ। डैट इज विंस्टन चर्चिल। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे एक टाइम पे, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट आ जाएगा 1992 का क्वेश्चन है कि भाई कौन सा ऐसा स्टेट था जिसको लॉर्ड डलहौजी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू हड़पा नहीं था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो चलाई थी, डलहौजी साहब ने चलाई थी, हड़पने के लिए चलाई थी चीज़ों को। तो इन्होंने किस चीज़ को नहीं हड़पा था? तो उसका आंसर हो जाएगा मैसूर को नहीं हड़पा था डलहौजी साहब ने। नागपुर भी कब्जे में कर लिया था, उदयपुर पे भी लपेटा मार दिया था, और सतारा पे भी मार दिया था। इनके जो वो होंगे ना कि भाई किस टाइम पे किसको हड़पा, किस टाइम पे किसको नहीं हड़पा, ये सब घटना चक्र में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बंदे का ये कहना था, कर्जन का ये भी मानना था, अभी हमने पढ़ा, कि भाई कांग्रेस गिर जाए तो मैं शांति के साथ कांग्रेस को गिराने में पूरा सहयोग दूंगा। क्वेश्चन 192 में ये कहना था इनका कि भाई इंग्लिश मैन आर मोर एफिशिएंट पार्शली बाई अपब्रिंगिंग। तो इंग्लिश मैन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इंडियन से। कुछ तो किस कारण से? कुछ तो उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि वो एफिशिएंट होते हैं, कुछ वो इस वजह से क्योंकि हमारी रेस उनसे सुपीरियर है इंडियन से, और हमारी एजुकेशन उनसे सुपीरियर है। तो ये चीज़ कहनी थी भाई लॉर्ड कर्जन साहब की। तो लॉर्ड कर्जन साहब का ये मानना था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 254 कह रहा है कि ठग होते थे, तो ठगी का जो सप्रेशन किया था, ठगों की जो कहानी बंद की थी, वो किसने की थी? ये की थी कैप्टन स्लीमन ने। तो कैप्टन स्लीमन साहब ने ठगी को बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो कैप्टन स्लीमन साहब ने बिल्कुल ठगी को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, माउंटबेटन को इंडिया में भेजा गया था किस चीज़ के लिए? उनको इसलिए भेजा गया था कि भाई जितना पॉसिबल हो सके आपको इंडिया को यूनाइटेड रखना है, अंग्रेजों के अंडर रखना है, जितना भी पॉसिबल हो सके, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ अपना ली थी। ये वही इशू है तिब्बत वाला जो मेंस का क्वेश्चन था हमारा, उसका आंसर है कि भाई फॉरवर्ड पॉलिसी किसने अपना ली थी? तो आगे बढ़ने का निर्णय लिया था लिटन ने। किसने लिया था? लिटन ने। तो फॉरवर्ड किसने अपना ली थी? फॉरवर्ड पॉलिसी को जो अपनाने वाले बंदे थे उनका नाम था लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन आ जाएगा 289। एट अ टाइम व्हेन एम्पायर इन यूरोप वर क्रैम्बलिंग, एक समय ऐसा था जब पूरा यूरोप में जो बड़े बड़े साम्राज्य थे वो गिर रहे थे। बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन के आने से पहले, नेपोलियन का जब आया तो यूरोप में तहस नहस मचा दिया था उसने। कौन सा गवर्नर जनरल था भारत में जिसने ब्रिटिशर्स के फ्लैग को जिंदा रखा? तो ब्रिटिशर्स के फ्लैग को जिंदा रखने वाले कौन थे? नेपोलियन के टाइम पे इंडिया में? वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। हंसते रहो भगवान की कृपा से। तो लॉर्ड हेस्टिंग, तो भगवान की कृपा से वो हंसते रहे, तो इसलिए ब्रिटेन का झंडा जिंदा रहा इंडिया में। क्वेश्चन 301।
द बाल्कन प्लान का मतलब था कि इंडिया के छोटे 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 फ्रेगमेंटेशन किया जाए। तो बाल्कन प्लान जो था इंडिया का, ये किसके दिमाग की उपज थी? ये उपज थी लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन क्या चाहता था कि भारत के 50 हिस्से कर दिए जाए, छोटे 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 छोटे। ये किसका कहना था? लॉर्ड माउंटबेटन का, क्योंकि आखिरी में तो वही बचा था ना पहाड़ जैसे देश को तोड़ने के लिए। क्वेश्चन 304, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, सबसे बड़ा जो एक्सटेंशन किया था, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन हड़पी थी, वो किसने हड़पी थी? तो जो मेजर एक्सटेंशन हुआ था ब्रिटिशर्स का, वो मेजर एक्सटेंशन किसके टाइम में हुआ था? वो हुआ था भाई आपका डलहौजी के टाइम में। तो डलहौजी साहब थे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स करके मंडे हुए थे। तो इनकी कौन सी चल रही थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो लैप्स की पॉलिसी अपना रखी थी किसने? डलहौजी साहब ने। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, कौन गवर्नर जनरल था जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया था। तो रिपील करने वाले बंदे का नाम था रिपन। आर से बन जाएगा रिपील, आर से बन जाएगा रिपिन। तो लॉर्ड रिपन थे। लिटन लाने वाले थे, रिपन हटाने वाले थे, रिपील करने वाले थे। कब हटाया था इन्होंने? 1882 में। 1882 में हटा दिया था किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील्ड कर दिया था। और लाया कब गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लाया गया था ये भाई 78 में, 4 साल पहले। क्वेश्चन 355 क्या कहता है कि कौन सी चीज है जो सही मैच नहीं है? नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो नॉट करेक्टली मैच के लिए आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा पिट्स इंडिया एक्ट। जब पिट्स इंडिया एक्ट आया 1984 में, तो इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये तो सबको वार्निंग देते थे। ठीक है, तो सबको क्या करते थे? वार्निंग देते थे, वॉरेन हेस्टिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब आई, टेक्निक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब आई, तो डलहौजी थे। वर्नाकुलर जब प्रेस एक्ट आया, तब कर्जन नहीं थे। तो वर्नाकुलर जब प्रेस एक्ट आया था, तो वो कौन थे? लिटन। तो इन्होंने तो सबको लिटा दिया था कि सब लेट जाओ नीचे। तो वो कौन थे? लिटन। और फिर जो चौथा है वो है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल लेकर के आए थे रिपन। इल्बर्ट बिल कब लेकर के आए थे? रिपन 1883 में। तो इल्बर्ट बिल को रिपन लेकर के आए थे 1883 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन 352। क्वेश्चन 352 कह रहा है कि भाई क्रोनोलॉजिकली बताओ किसको सबसे पहले एनेक्स किया, किसको बाद में एनेक्स किया। तो हम क्रोनोलॉजिकली अगर देखें तो सबसे पहले जो एनेक्सेशन हुई थी वो सतारा की हुई थी, फिर नंबर 2 पे संबलपुर की हुई थी, उसके बाद में सबसे बाद में झांसी की हुई थी, और अवध की तो सबसे ही लास्ट में हुई थी। तो इसका आंसर 321 बन जाएगा। इसके जो हम वो देखेंगे कि भाई ये कब किसने किया था, किस साल में किसको हुआ था, तो वो सब घटना चक्र में मिल जाएगा हमें। क्वेश्चन 388 कहता है कि एक पहला फैक्ट्री एक्ट लाया गया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया गया था, जिसने कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि भाई वुमेन कितने घंटे काम करेंगे और बच्चे कितने घंटे काम करेंगे, और ऑथराइज कर दिया था लोकल अथॉरिटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस फैक्ट्री एक्ट में ऑथराइजेशन किसको दी गई थी? लोकल गवर्नमेंट को, कि आप चाहे तो नेसेसरी रूल बना सकते हैं। तो ये काम लिबरल कर सकते हैं। और लिबरल का राजा कौन था इंडिया में? लॉर्ड रिपन। तो फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। तो सारे जो लिबरल काम थे वो लॉर्ड रिपन ने किए थे। ठीक है, ये भी एक मेंस का क्वेश्चन है कि कंजर्वेटिव वर्सेज हमारा लिबरल। तो लिबरल कौन थे? लॉर्ड रिपन। उस टाइम के गवर्नर जनरल का नाम बताओ जब रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था 1919 में। रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था 1919 में। और उस टाइम के गवर्नर कौन थे? चेम्सफोर्ड, क्योंकि चेम्सफोर्ड के टाइम में ही 1919 के रिफॉर्म्स भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। कौन सा गवर्नर जनरल था जिन्होंने क्रिएट की थी? देखो ये क्वेश्चन अब रिपीट हो गया, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी हम पढ़ गए थे ना कि भाई कॉन्विनेंटेड जो सिविल सर्विसेज थी इंडिया में, वो किसने शुरू की थी? अरे सिविल सर्विस तो कौन खा के ही तो सिविल सर्वेंट बनते थे, मक्की खा के। तो कॉर्नवालिस ने की थी। ये अभी पीछे भी रिपीट हुआ था। क्वेश्चन 72 के बाद आ जाएगा क्वेश्चन 2010 का 428 बोलता है बाय द रेगुलेशन इन 1793। 1793 में कौन था भाई? कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस। इन्होंने क्या किया था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कह दिया था कि भाई आपसे हम छीन रहे हैं आपकी जुडिशियल पावर, और आप केवल अब कलेक्ट करेंगे पैसा। क्या रीजन था इस चीज का? इस चीज का रीजन था ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अलार्म्ड एट द एक्सटेंट ऑफ पावर सेंट्रलाइज इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड फेल्ट दैट सच एब्सोल्यूट पावर वाज अनडिजायरेबल इन वन पर्सन। वो कहता था कि जुडिशरी भी यही करेंगे, पैसा भी यही कलेक्ट करेंगे, एक बंदे को इतनी पावर देनी ठीक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उससे ले लिए थे। अब देखते हैं हम सीडीएस का 2009 का क्वेश्चन।
CDS का जो 2009 का क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट इन इंडिया इन 1857। पहला जो वॉर आज़ादी के लिए लड़ा गया था वो 1857 में लड़ा गया था। सून आफ्टर द डिपार्चर, तब तक यहाँ से डिपार्चर कर चुके थे, तब तक यहाँ से डिपार्चर कर चुके थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। हाँ सही तो कह रहा है, लॉर्ड डलहौजी जो थे वो तो 1857 तक ही तो थे, वो 1856 तक ही तो थे। उन्होंने तो सारा एनेक्सेशन वेनेक्सेशन कर कुरा के भूमिका बना दी थी कि अब तुम वो लड़ लो। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की जो एनेक्सेशन की जो पॉलिसी थी, हर चीज को मेरे को मिला दो, मेरे को मिला दो, उसकी वजह से उसने क्या कोज कर दिया था? ग्रेट डिसकंटेंट। यस भाई, सिखों से उसकी लड़ाई चल रही थी, अफगानियों से उसकी लड़ाई चल रही थी, अवध से वो लड़ रहा था, झांसी उसने कब्जा कर ली थी, कभी इधर कभी उधर, तो सभी लोग नाराज थे लॉर्ड डलहौजी के एनेक्सेशन से। तो दोनों सही बात है। एनडीए का 2010 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टेटमेंट है, ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस वॉइसराय के टाइम का है। अब क्या है, अब ये क्वेश्चन क्या है, अब इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन माई बिलीफ मेरे विचार से कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशियस वाइल इन इंडिया असिस्ट टू इट पीसफुल डिमाइस। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हम पढ़ के आए ना। अब देखो ये एनडीए ने 2010 में कहाँ से क्वेश्चन को रिपीट किया है? एनडीए ने 2010 में अपना क्वेश्चन रिपीट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? यूपीएससी ने 1998 में क्वेश्चन नंबर सबसे पहला 280 जो क्वेश्चन है सबसे पहला 1998 में यहीं से पूछा था। यही क्वेश्चन को उठा करके 1998 के क्वेश्चन को उठा करके एनडीए ने रिपीट कर दिया। तो ये रिपीट हो गया, ये पूछा था यूपीएससी ने 1998 में। अब ये चीज लॉर्ड कर्जन ने एक लेटर लिखा था। अब आपको यहाँ पे एक चीज पता चलेगी कि लॉर्ड कर्जन ने ये लेटर कब लिखा था। ये लेटर लिखा था लॉर्ड कर्जन ने अपने सेक्रेटरी को, और लॉर्ड कर्जन ने ये बात सन 1900 में 00 करके कहा था कि मैं 00 कर दूंगा कांग्रेस को। और ये लेटर किस सेक्रेटरी को लिखा था, यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है भाई आगे। तो ये लेटर लिखा था जॉर्ज फ्रांसिस हैमिल्टन को, ठीक है, हैमिल्टन को, कि भाई साहब इनका तो मैं हेलमेट ही छीन लूंगा, कांग्रेस वालों को तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जॉर्ज फ्रांसिस हैमिल्टन को ये लेटर लिखा था, सेक्रेटरी थे, उनको लेटर में लिख करके कहा था कि मेरी इच्छा है कि कांग्रेस खत्म हो जाए और मैं कांग्रेस को खत्म कर देना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी आप ये बताइए, बाकी सब तो ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD बनाया गया था 1848 में, 8, 4 और 8 में, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसने बनाया था? तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया था लॉर्ड डलहौजी साहब ने। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसने बनाया था? डलहौजी साहब ने। रेलवे, टेलीग्राफ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये सब कौन काम कर रहा था? डलहौजी साहब कर रहे थे। डलहौजी साहब ने किस लिए बनाया था? क्योंकि उनको रोड बनाने थे, कैनाल बनानी थी और रेलवे नेटवर्क बनाना था। तो ये डलहौजी साहब का काम था। क्वेश्चन 52 कहता है कि भाई पहली जो रेलवे लाइन चलाई गई थी वो बॉम्बे से लेकर के और बॉम्बे से लेकर के थाने तक चलाई गई थी। यानी कि पहली रेलवे लाइन जो है टीबी के बीच में चलाई गई थी, थाने और बॉम्बे के बीच में। कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 53 में। कब? 1853 में। क्वेश्चन 81 क्या कहता है? क्वेश्चन 81 कहता है कि विच ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर, एक ब्रिटिश मिलिट्री का ऑफिसर था जिन्होंने सबसे पहले डिफीट किया टीपू सुल्तान को। इंडिया में किसको हराया? टीपू सुल्तान को हराया। यूरोप में जाकर के नेपोलियन को हराया और बाद में वो ड्यूक बन गए थे कहाँ के? वेलिंगटन के। उन्होंने कहा टीपू को हरा दिया, नेपोलियन को हरा दिया और अब जो है ऑल इज वेल, तो अब मुझे वेलिंगटन का ड्यूक बना दो। और ये वेलिंगटन से ही याद रखना है, वेलेस्ली। कौन से वेलेस्ली? अर्थर वेलेस्ली। कौन थे ये ऑफिसर? ये थे अर्थर वेलेस्ली। इन्होंने टीपू सुल्तान को इंडिया में हराया, यूरोप में जाके नेपोलियन बोनापार्ट को हराया और ड्यूक बन गए थे वेलिंगटन के। उनका नाम था अर्थर वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 2012 में पूछा है भाई। ये पूछा है कि भाई एक गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कि ट्रिपल अलायंस किया था टीपू सुल्तान के खिलाफ, 3 लोगों के साथ इकट्ठा हो गए थे ये। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये कौन से थे? ये भाई साहब भुट्टा बहुत खाते थे ये लोग। ये क्या करते थे? भुट्टा बहुत खाते थे, यानी कि कॉर्न बहुत खाते थे। कॉर्नवालिस साहब थे। कॉर्नवालिस साहब ने ट्रिपल अलायंस किस किस के साथ बनाया था? ये ट्रिपल अलायंस बना था अंग्रेजों का,
प्लस मराठाओं का प्लस निजामों का, ठीक है, हिंदू मुस्लिम अंग्रेज सब इकट्ठे हो गए। चलो भाई पहले टीपू सुल्तान को हटाएंगे रास्ते से। तो ये अलायंस बनाया गया था किसके खिलाफ? टीपू सुल्तान के खिलाफ। किसने बनाया? कॉर्नवालिस ने। किसके साथ मिलाया? मराठा और निजाम के साथ। अब एक कॉन्सेप्ट आता है डुअल गवर्नमेंट। अब अंग्रेजों ने कहा डुअल गवर्नमेंट चलेगी भाई, सब चीजें डुअल डुअल चलेगी, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। किसने शुरू किया था? क्लाइव ने। तो क्लाइव ने कहा कि डुअल गवर्नमेंट चला लेते हैं। देखो क्रिमिनल का जो जस्टिस है वो तो नवाब साहब देंगे, और सिविल और जो फिजिकल मैटर्स हैं वो हम देख लेंगे अंग्रेज। यानी कि क्रिमिनल को फांसी दो तो नवाब साहब देंगे, यानी कि जनता नाराज होगी तो नवाब साहब से होगी, और पैसे वाला जो मैटर है वो हम देख लेंगे। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस है इसको तो बोला गया अब नवाब साहब देखेंगे ना, तो इसको बोल दिया गया कि ये तो हो गई निजामत। और ये जो पैसा वैसा है ये है दीवानी, ठीक है। तो मैं दीवानी हम संभालेंगे और निजामत तुम संभाल लो। तो इसको क्या बोलते हैं? डुअल गवर्नमेंट, दो सरकारें, एक ही चीज में दो सरकारें, पैसा हमारा जस्टिस तुम्हारा, देख लो अपने हिसाब से क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी 2013 का। 2013 का क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताओ, डलहौजी साहब जो हैं, डलहौजी साहब को कहा जाता है कि पूरा जो मॉडर्न इंडिया को बनाने वाले जो थे डलहौजी साहब थे, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। तो कौन सा ऐसा रिफॉर्म था जो उन्होंने नहीं किया? देखो अब पहली चीज क्या है, एजुकेशनल रिफॉर्म किया था क्या उन्होंने? बिल्कुल किया था एजुकेशन में। 1854 में उन्हीं के टाइम पे वुड डिस्पैच आया था। कौन सा कमीशन आया था? वुड डिस्पैच कमीशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, यस 1853 में उन्होंने रेलवे बिछाई बंबई और थाने के बीच में। टेलीग्राफ शुरू किया। टेलीग्राफ किस किस के बीच में? कलकत्ता से लेकर के पेशावर 4000 माइल्स का टेलीग्राफ शुरू किया। और पोस्टल सर्विस भी शुरू कर दी थी भाई। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? कि इन्होंने एक PWD बना दिया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट तो रिपीट हो गया, ये भी सही बात है। और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में क्या बनाते थे? रेल, रोड, कनाल। ऑप्शन नंबर डी के, ये डलहौजी के टाइम में नहीं था। फैक्ट्री एक्ट कौन लेकर के आया था? फैक्ट्री एक्ट लेकर के आए थे हमारे लिबरल साहब। और लिबरल कौन था हमारे यहाँ पे? लिबरल थे रिपन। तो ये फैक्ट्री एक्ट कौन लेकर के आए थे? लॉर्ड रिपन के टाइम में आए थे। और लॉर्ड रिपन कब लेकर के आए थे इनको? फैक्ट्री एक्ट को 1881 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 2013 का CDS का। 2015 का क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि भाई आप एक बात बताओ कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में बहुत इंटरेस्ट दिखाया था। अफगानिस्तान में क्या हो रहा था 19वीं सेंचुरी में? अरे अफगानिस्तान में तिब्बत का गेम चल रहा था। ऑप्शन नंबर 2 आंसर बनेगा। एंश्योर करना था कि रशियन एम्पायर अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो जो पूरा तिब्बत का जो गेम था 19वीं सेंचुरी में जो हमने मेंस में पढ़ा था, वो क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है ये, कि रशिया का खतरा हो गया था अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि भाई एक बात बताओ, हेस्टिंग्स साहब ने, देखो पहले कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव आया था। रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट चलाई, डुअल गवर्नमेंट। उसके बाद में आए हेस्टिंग्स साहब। हेस्टिंग्स साहब का एक प्लान था 1772 का। कब का? 1772 का। तो हेस्टिंग्स साहब ने कहा कि भाई जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे 2 कोर्ट बनेंगे। एक तो बनेगा सिविल कोर्ट, एक बनेगा क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट को हेस्टिंग्स साहब ने बोला कि ये होगा दीवानी अदालत, और जो क्रिमिनल कोर्ट बनेगा ये बनेगा फौजदारी अदालत। बिल्कुल सही बात है, ये बना था। ऑप्शन नंबर 2, जो जज होंगे उनको जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो कि स्किल्ड हैं, जो कि हिंदू लॉज को और इस्लामिक लॉज को अच्छे से जानते हैं, वो उनकी हेल्प करेंगे। तो हेल्प करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हेल्प कोई किसी की भी कर सकता है, कोई किसी से भी ले सकता है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है और अंग्रेजों के फायदे में जा रही थी ताकि आम लोग भी नाराज ना हो। तो ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, एक था सदर दीवानी अदालत। सदर का मतलब क्या होता था? सदर का मतलब होता था राजा। सदर का मतलब था उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम दीवानी अदालत, मेनली यूपीएससी कह रही है मेनली ये सेटल करता था मर्सेंटाइल को, केसेज को, जिनकी कीमत 10,000 रुपये। अरे अंग्रेजी टाइम में 10,000 रुपये से बड़े केस भी आते थे उनके पास। क्या इलॉजिकल बात की जा रही है? नहीं करेगा भाई, 10,000 रुपये को किसी को कमाने देंगे तब तो जाएगा ना सेटलमेंट, और वो भी मर्चेंट सेटलमेंट सदर दीवानी में ना, पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, दीज कोर्ट्स डिड नॉट पुट इनटू प्लेस एनी प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट। ये कह रहा है कि इन कोर्ट्स में कोई भी प्रोसीजर में इंप्रूवमेंट कभी हुई ही नहीं।
ऐसा हो सकता है क्या कि कभी कोई इम्प्रूवमेंट ही ना हुई हो? तो ये गलत है। प्रोसीजरल इम्प्रूवमेंट क्या क्या हुई थी? देखो, प्रोसीजर में इम्प्रूवमेंट ये की गई थी कि ये जो कोर्ट थे ना, ये एबोलिश कर सकते थे आर्बिट्री फाइन को। अगर कोई आर्बिट्रेरी तरीके से, कोई गलत तरीके से फाइन लगा दिया गया है तो उस फाइन को भी ये एबोलिश कर सकते थे। और ये इम्प्लीमेंट करते थे कोर्ट फीस को, तो ये कोर्ट फीस भी लेते थे। और ये दोनों चीज़ क्या हो गई? ये दोनों चीज़ आपकी क्या हो गई? इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 90 अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना और एक बार और समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम। अच्छा, अब अंग्रेजों के सामने प्रॉब्लम यह थी कि भाई अंग्रेज आ तो गए, सिविल सर्वेंट बन तो गए ब्रिटेन में, लेकिन अब भाई इंडिया पे शासन करना है तो इंडिया के हिसाब से चलना पड़ेगा थोड़ा। तो इंडिया के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या करते थे, उन्होंने यहाँ पे एक कॉलेज बनाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। कौन सा कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया अंग्रेजों को सिविल सर्वेंट अच्छे से पढ़ाने के लिए। और तो उस टाइम पे जब फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब एक तो हमने पढ़ा था आर्थर वेलेजली। आर्थर वेलेजली को हम पीछे पड़ गए हैं। आर्थर वेलेजली कौन था? जिसने इंडिया में टीपू सुल्तान को हराया, जिसने नेपोलियन को यूरोप में हराया जाके, और फिर वो वेलिंगटन का ड्यूक बन गया था। लेकिन अब फोर्ट विलियम के नाम पे जो कॉलेज बनाया था इंडिया में, वो बनाया था रिचर्ड वेलेजली ने। किसने? रिचर्ड वेलेजली ने। आर्थर वेलेजली ने नहीं, रिचर्ड ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर अच्छे सिविल सर्वेंट बनाने हैं आपको तो काफ़ी अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी डीप में जाकर के रिसर्च करनी पड़ेगी सिविल सर्वेंट को, तभी आप इंडिया में काम कर पाओगे। तो इसलिए क्या किया उन्होंने? रिचर्ड वेलेजली साहब ने अपना एक नया कॉन्सेप्ट बना लिया यहाँ पे। अब चलते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 है कि देखो, आपने पढ़ लिया कि इंडियन सिविल सर्विस किसने शुरू की थी। इंडियन सिविल सर्विस शुरू की थी कॉर्नवालिस ने, भुट्टे खा खा के। अब क्वेश्चन ये है कि किसने इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस शुरू की थी? तो इंडियन एग्रीकल्चर जो सर्विस शुरू की थी, एग्रीकल्चर की जो सर्विस शुरू की थी, वो शुरू की थी कर्जन ने। एग्रीकल्चर सर्विस किसने शुरू की थी? लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड मिंटो ने इसको फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट किया था। शुरू तो इन्होंने कर दी थी, लेकिन ये फॉर्मली जो शुरू हुई थी, जो फॉर्मली इससे अधिकारी बनने लगे थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, वो 1906 में लॉर्ड मिंटो से बनने लगे थे। तो इसका आंसर ए माना जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई फॉर्मली किसने शुरू की थी, लॉर्ड मिंटो ने। कर्जन के बाद कौन आए थे? लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन 78 क्या कहता है? क्वेश्चन 78 कहता है कि भाई आप मुझे एक बात बताइए, रशियन ने डिजाइन किया कि एक इमिनेंट पेरिल बना देंगे। रशियन जो डिजाइन्स थे कि भाई रशियंस के जो विचार हैं वो हमारे सिक्योरिटी के लिए और ट्रैंक्विलिटी के लिए खतरा है। और ये बात 1836 में किसने बोल दी थी? ये बोल दी थी लॉर्ड ओकलैंड ने। कि भाई ऑकवर्ड लग रहा है मुझे तो थोड़ा, अब लफड़ा होने वाला है। तो रशियंस के बारे में ये ख्याल किसका था कि भाई इनके प्लान हमारे लिए, ये हमें घेर रहे हैं चारों तरफ से रशियंस लोग। तो ये किसका कहना था? लॉर्ड ओकलैंड का। और कब कहना था? 1836 में ही उसने ये बात कह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आप एक बात बताइए, विच किंगडम वाज डिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ना किसके बारे में एक बात कही थी कि ये तो भाई एक चेरी आके गिरी है, एक चेरी गिरी है। ये अगर ये चीज़ हमें कभी मिलेगी ना तो ये ऐसा होगा जैसे हमारे मुंह में एक दिन चेरी आके गिरी है, मीठा मीठा। तो ये बात किसके बारे में कही थी? अवध के बारे में। और अवध को 1856 में जाकर के एनेक्स कर लिया था किसने? डलहौजी ने। तो डलहौजी जब इंडिया से गए, जाते जाते ये चेरी अपने मुंह में डाल के गए थे कि भाई अवध तो मिला लिया। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारे यहाँ तक के। अब हम देखते हैं CAPF के क्वेश्चन। CAPF में 2011 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी चीज़ सही मैच नहीं है? देखो, सब्सिडी कौन देता था? सब्सिडी लोगों के वेलफेयर के लिए दी जाती है, हमेशा याद रखना। कैसे याद रखना है इसको? सब्सिडी लोगों के वेलफेयर के लिए दी जाती है। तो लॉर्ड वेलेजली ने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था। किसने? वेलेस्ली ने। ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन, बन थन के रहा करो। बन थन के कब रहता है इंसान? जब उसको इंग्लिश बोलनी आ जाए। तो इंग्लिश एजुकेशन पे जो सबसे ज़्यादा जोर लगाया था वो शुरुआत की थी किसने? विलियम बेंटिक ने। 1835 में जो मिन्यूट साहब, जो अपना मैकाले, वो लॉर्ड मैकाले साहब जो थे, अपना जो मिन्यूट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन लाए थे,
वो कब लाए थे? वो 1835 में लाए थे। तो ये 1835 बेंटिक साहब के टाइम में आएगा, बनथन के। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने लोकल गवर्नमेंट, ना वॉरेन हेस्टिंग ने लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत नहीं की थी भाई। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसा आइडिया है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है लिबरल आइडिया। और लिबरल का ठेका किसने ले रखा था? रिपन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं होगा। लिटन ने क्या कर रखा था? लिटन ने बोला मैं तो सबको लिटा दूंगा इंडिया में, मैं तो पूरा कंजर्वेटिव हूं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस जो थी, जो हमारी लोकल भाषा में अखबार छापती थी, उसी पे प्रतिबंध लगा दिए थे। किसने? लिटन ने। कब लगा दिए थे? 1878 में। हो गया रिपीट। चलो भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि मैकाले जो साहब थे, ये इन्होंने ना एक लॉ कमीशन को हेड किया था। किसने? मैकाले ने। ठीक है, मकौले। क्या इन्होंने अटेम्प्ट किया था कि भाई मैं लॉ को कोडिफाइड कर दूं? यस। क्या उन्होंने अपोज किया था कि यूनिफाइड सिस्टम नहीं होना चाहिए कोर्ट्स का? ये गलत है भाई। उन्होंने अपोज नहीं, उन्होंने तो अपोज नहीं किया था। नॉट अपोज यूनिफॉर्म सिस्टम। वो तो चाहते थे कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिस्टम तो वो चाहते थे। तो इसका आंसर 90 का ये हो जाएगा। आगे देखो, अब हमें देखना है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो साहब थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, हमने देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस से हमें क्या याद रखना है कि कॉर्नवालिस साहब जो थे इन्होंने सबसे पहले तो इंडियन सिविल सर्विस भी शुरू की थी, और परमानेंट सेटलमेंट भी कॉर्नवालिस साहब के टाइम में ही परमानेंट सेटलमेंट भी हुआ था। दूसरे साहब थे हमारे वेलेजली। वेलेजली तो क्या थे? सब्सिडी देते थे, वेलफेयर करते थे। तो लॉर्ड वेलेजली ने सब्सिडी अलायंस शुरू कर दिया था। डलहौजी साहब जो थे, डलहौजी साहब तो बोलते थे ला सब कुछ मुझे दे दे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ला दे सब कुछ गायब कर दूंगा। तो डलहौजी साहब की क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। करजन साहब ने जाते जाते क्या काम ठोक दिया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये लो भाई, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? ए। ये क्वेश्चन हो गया भाई आपका सीएपीएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन सीएपीएफ का क्या है भाई? चलो ये बताओ कि 4 कमीशन दिए हैं मैंने, इन 4 कमीशन में से कौन सा एक कमीशन है जो पब्लिक सर्विस यानी कि सिविल सर्विस से रिलेटेड नहीं है? 4 कमीशन दिए हैं मैंने। तो एचिशन कमीशन जो आया था, एचिशन कमेटी, ठीक है, ये कमीशन आया था 1886 में। 86 में किससे रिलेटेड था? सिविल सर्विसेज से। इस्लिंगटन कमीशन जो आया था, तो लिंगटन कमीशन जो आया था ये भी कब आया था? 1912 में। किससे रिलेटेड था? सिविल सर्विसेज। फिर आया ब्रूसली, तो ली कमीशन आया। ब्रूसली कब आए? 23 में, कि सबको 2 का 3 कर दूंगा, 2 का 3 कर दूंगा। तो ये भी कमीशन किससे था? पब्लिक सर्विसेज से। राधा कृष्ण कमीशन था एजुकेशन कमीशन, 1948 में आया था। तो राधा कृष्ण कमीशन हो गया 1948 एजुकेशन कमीशन। एचिसन 86, इस्लिंगटन 1912, ली कमीशन 1923, राधाकृष्ण कमीशन 1948, एजुकेशन कमीशन। अगला क्वेश्चन 2012, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके टाइम में बनाई गई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी डरफिन के समय में। ठीक है, तो कांग्रेस में उस टाइम में जो कांग्रेस को क्या समझते थे ब्रिटिशर्स? कांग्रेस को हमेशा ब्रिटिशर्स बोलते थे तो बड़े डफर किस्म के लोग हैं यार। तो किसने बना दी? लॉर्ड डरफिन ने बना दी। 1884 से लेकर के 1888 तक यही थे हमारे गवर्नर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने वाले कौन थे? लॉर्ड डरफिन। उसके बाद में क्वेश्चन 133 में विच कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर मेड द फॉलोइंग डिक्लेरेशन अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1904? बंगाल के बारे में किसने ये बात कही थी? बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइड विल पुल इन डिफरेंट वेज, दिस इज परफेक्टली ट्रू एंड वन ऑफ द मेरिट ऑफ द स्कीम। तो रिस्ले साहब जो थे, एच रिस्ले, इन्होंने कहा था कि जो अगर हम बंगाल को यूनाइटेड रखते हैं, अगर बंगाल एक रहेगा तो पावर है, वो अपने आप में एक शक्ति है। अगर हम बंगाल को डिवाइड कर दें, अगर बंगाल को बीच में से बांट दें तो वो अलग अलग रास्तों पे चला जाएगा। यह बात किसने कही थी? लॉर्ड कर्जन ने नहीं कही थी, यह बात कही थी एच रिस्ले ने। तो ये बात किसने कही थी? एच रिस्ले। हाय हाय तौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 2015, सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश बिकम सस्पिशियस ऑफ नेशनलिस्ट। अब किसने बना दी थी कांग्रेस? बनाई थी कांग्रेस थी डफर लोगों की, तो डरफिन ने बनाई थी। तो लॉर्ड डरफिन ने बनाई थी कांग्रेस, और वो ही सस्पिशियस हो गए थे कि भाई ये जो नेशनलिस्ट हैं ये काफ़ी उल्टी सीधे काम कर रहे हैं।
तो किसने कहा था कांग्रेस को कि भाई कांग्रेस जो है वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, केवल इसमें एलिट लोग हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, धन है, वो तो कांग्रेस के मेंबर है, बाकी तो कोई है ही नहीं इंडिया में कांग्रेस का मेंबर। तो ये बात किसने कही थी? लॉर्ड डफरिन ने। किसने कही थी? लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 129, सती प्रथा को कौन सा रेगुलेशन करके हटा दिया गया था? सती प्रथा को 17 तरीके से हटा दिया गया था, 17 रेगुलेशन से। 17 क्योंकि सती थी हमारे लिए खतरा, तो सती थी हमारे लिए खतरा, इसलिए इसको हटा दिया गया था 17 के थ्रू। सती को हटाने वाले कौन थे? बेंटिक, क्योंकि वो बन ठन के रहते थे। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन को लाने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को हटाने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन से रेगुलेशन के जरिए हटाया था? रेगुलेशन नंबर 17। लॉर्ड विलियम बेंटिक कब से कब तक थे? 1729 से लेकर के वो 1829 से लेकर के 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक चल रहे थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 के बारे में कहा गया है कि विलियम बेंटिक जो थे वो रिफॉर्म करना चाहते थे हिंदू सोसाइटी को। किस तरीके से? वो एबॉलिश कर देना चाहते थे समाज में जितने भी तरीके के इविल्स थे। वो कौन सी चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे? वो स्लेवरी पे ध्यान नहीं देते थे। स्लेवरी उनके उसमें कॉन्सेप्ट में नहीं थी। बाकी विलियम बेंटिक ने किस किस चीज़ को हटाया? सती को हटाया, इन्फेंटिसाइड को हटाया, ठगी को हटाया। ठीक है, स्लेवरी किसने हटाई थी? एलन ब्रोग ने। ठीक है, एलन ब्रो। तो एलन ब्रो ने क्या हटाई थी? स्लेवरी हटाई थी। ठगी को किसने खत्म कर किया था? कैप्टन सलीमन ने। ठीक है, तो कैप्टन सलीमन साहब जो थे उन्होंने ठगी को खत्म कर दिया था। सती को खत्म किया था कौन से? 1929 में। ठीक है, और इन्फेंटिसाइड को भी, बच्चे को पेट में मारने को भी इन्होंने ही, विलियम बेंटिक साहब ने ही खत्म कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है 2012 का, एनडीए का क्वेश्चन है 68। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है भाई? विच वन अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लॉर्ड कर्जन? कह रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन के बारे में ना सही बात बताओ। तो सबसे पहली चीज क्या है? क्या लॉर्ड कर्जन फुल सिंपैथी रखते थे? अरे भाई ये तो रिपीटेड चीज है यार, ये तो रिपीटेड चीज है, गलत है। क्यों? अरे कर्जन साहब ही तो थे जिन्होंने कहा था कि मैं तो कांग्रेस को गिरते देखना चाहता हूं, तो वो फुल सिंपैथी क्यों रखेंगे? वो फुल सिंपैथी रख ही नहीं सकते। क्या कर्जन साहब थे जो सब्सिडी देते थे? नहीं। वेलफेयर कौन चाहते थे? वेलेजली साहब थे जो सब्सिडी अलायंस करते थे, कर्जन साहब नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3, क्या लॉर्ड कैनिंग ही सक्सीडेड लॉर्ड कैनिंग एज वाइसरॉय? तो क्या कर्जन साहब से पहले लॉर्ड कैनिंग इंडिया में थे? नहीं। अरे कैनिंग ने तो अपनी कनिंगनेस से, अपनी धूर्तता से 1857 का रिवोल्ट करवा दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बंगाल से 3 चीजों को अलग करके और उनको लेकर के असम में मिला दिया था। किस किस चीज को? RDC। क्या याद रखना है? RD और C। ठीक है, RDX की जगह RDC याद रखना है। एक तो राजशाही एरिया था। कौन सा एरिया था? राजशाही एरिया। एक था डेक्कन, डेक्का, ढाका बोलते हैं जिसको आज हम, वो ढाका। और एक था चित्तागोंग। इन तीनों को बंगाल से लेकर के और असम में मिला दिया था। किसने ये काम किया था? कर्जन साहब ने। तो ये चीज़ बिल्कुल कर्जन साहब के बारे में सही लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको रट्टा मार सकते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 129। क्वेश्चन नंबर 129 है परमानेंट सेटलमेंट किसके बीच में था? परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ था वो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी पूछा जा चुका है। परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम में हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, कौन सा वायसरॉय ऐसा था इंडिया में जिसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इट इज ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड? ये दुनिया ना हमारे लिए बहुत सुंदर होती अगर गांधी ना होता। ठीक है, ये दुनिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सुंदर होती, ये एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड होता यदि इसमें कौन ना होता? यदि इसमें गांधी ना होता। ये कहना था कि विलिंग डॉन का। ठीक है, कि ये जो गांधी है ये अपने आप में डॉन बना घूम रहा है। ये क्या बना घूम रहा है? हमारी तो अपने दिमाग की करता है, अपने विल पे चलता है, खुद ही डॉन बना घूम रहा है। तो ये किसका कहना था? विलिंग डॉन का। विलिंग डॉन ने ये बात 1933 में कही थी और वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था गांधी से। उसने कहा कि यार अगर गांधी ना होता ना, दुनिया कितनी खूबसूरत होती, पका दिए इंसान ने। अब तो ये किसने कही थी? विलिंग डॉन ने। याद रखना, ये नया क्वेश्चन है बिल्कुल,
अभी तक पूछा नहीं गया है, एक बार भी रिपीट भी नहीं हुआ है, तो ये न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल के बारे में बताओ भाई साहब, इल्बर्ट बिल क्या था। अब इल्बर्ट बिल जो था ये भी लिबरल साहब लेकर के आए थे। तो इल्बर्ट बिल कब आया था? इल्बर्ट बिल आया था 1883 में, और लाने वाले कौन थे इसको? रिपन साहब लाने वाले थे। लिबरल थे ना रिपन साहब तो हमारे, तो ये रिपन साहब लाने वाले थे। इसके बारे में सही चीज़ क्या है, इसने प्रपोजल दिया था कि इंडियन मजिस्ट्रेट, अब जो भारतीय मजिस्ट्रेट है वो भी यूरोपियंस पर क्रिमिनल केस चला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2, क्या इसने अलाउ कर दिया था इंडियंस को कि आप केस कर सकते हैं? नहीं, इंडिया के जो जज हैं वो केस सुन सकते हैं, लेकिन जो आम नागरिक है ना उनको नहीं कहा था कि भैया आप केस कर दो, क्रिमिनल केस कर दो अगेंस्ट यूरोपियंस। ये तो हो ही नहीं सकता था ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या इसने ऑथराइज कर दिया था कि भाई इंडिया के जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं वो भी यूरोपियंस पे कोर्ट में केस कर सकते हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। क्या ये एक एजिटेशन, इट वाज एन एजिटेशन लेड बाय इल्बर्ट इन सपोर्ट ऑफ नेशनलिस्ट? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इल्बर्ट बिल समझ में आ गया, प्रपोज किया था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का, वेलेस्ली के बारे में। किसके बारे में है साहब? वेलेस्ली के बारे में। वेलेस्ली साहब जो थे, अब देखो पहली चीज लिखी हुई है कि इन द 6th ईयर ऑफ वेलेस्ली, वेलेस्ली 6 साल भारत में रहे। इनके टाइम में आर्मी जो थी वो पूरे जो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही है तो उसमें से 42.5 रुपये तो आर्मी पे ही खर्च हो जाते थे। अरे वेलेस्ली साहब और भी ज़्यादा तूफानी इंसान थे। अब ये जो वेलेस्ली साहब थे ये 50% तो आर्मी पे ही खर्च कर देते थे, 42% नहीं, 50% से ज़्यादा। तो पहली चीज़ गलत है, याद रखनी है। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है कि भाई वेलेस्ली साहब जो है वो 50% से ज़्यादा तो आर्मी पे ही खर्च कर दे रहे थे, क्योंकि उनको वेलफेयर भी तो करना था ना सबका। तो वेलेस्ली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड हैड नथिंग टू डू विद द कमर्शियल एंड मिलिट्री अफेयर्स। अरे ऐसे कैसे? आप कह रहे हो कि उनको मिलिट्री से कोई लेना देना ही नहीं था, इंडियन रूलिंग फैमिलीज की? ना ना ना, सब्सिडी अलायंस किसने चलाया था? सब्सिडी किसने बांटी थी भाई? तो सब्सिडी बांटी थी वेलेस्ली ने। तो ये किसने बांटी थी? वेलेस्ली ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना तो पहला सही ना दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कौन से विच अमोंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल। भारत में गवर्नर जनरल आखिरी जो थे जब इसको एबोलिश किया गया, तो आज़ाद भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन तो अंग्रेजों के आखिरी थे, लास्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो लास्ट थे ऑफ ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स के जो लास्ट थे वो थे माउंटबेटन। लेकिन उसके बाद में इंडिया का कौन बन गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन किसने पास किया था? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो इंडियंस को पावर दी थी वो दी थी लिबरल ने। और लिबरल कौन थे? रिपन साहब थे। तो लॉर्ड रिपन साहब ने ये पावर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भाई, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD। देखो जियो साइंटिस्ट में तो ये तो रिपीट किया गया है कि PWD किसके पास था? डलहौजी के पास था। किसने शुरू किया था PWD? डलहौजी साहब ने। कब शुरू किया था? 1848 में। तो डलहौजी साहब ने कब शुरू किया गया था? 1848 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया 1905। 1905 में कौन था वॉइसरॉय इंडिया का? लॉर्ड कर्जन। कर्जन से अलग कोई हो सकता है क्या? नहीं। तो ये हो गए कर्जन साहब। अब हम चलते हैं नेट JRF की तरफ। 1857 में पहला क्वेश्चन क्या है कि 1857 का जब वॉर हुआ तो उस टाइम पे इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब ये कह रहा है कि डलहौजी साहब ने जब हड़पा था किसको? अवध को। तो जब डलहौजी साहब ने अवध को हड़पा था तो उससे पहले 1856 में इन्होंने अपना एक बंदा रेजिडेंट के रूप में रहने भेजा था अवध में। उसका नाम क्या था? तो भाई इन्होंने एक जनरल को बुलाया कि अरे राम तुम उसको आउट कराओ, राम तुम उसको आउट कराओ। तो जनरल आउटराम जो थे वो अवध में रहने गए थे 1856 में। किसके कहने पर? डलहौजी के कहने पर। कौन रहने गया था? जनरल आउटराम। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 2013 का क्वेश्चन।
ब्रिटिश कंटेम्पलेटेड डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत अलग अलग तरीके की रणनीति अपनाते थे इंडिया में। एट नो टाइम वाज द ब्रिटिश विजन ऑफ इंडिया एवर इन्फॉर्म्ड बाय अ सिंगल कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक ही तरह का आइडिया इंडिया में चलता रहा हो। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें चलती रहती थी इंडिया में। तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू बात है। कभी किसी का आइडिया चल रहा था तो कभी किसी का आइडिया चल रहा था। डिस्पाइट एन एंड्यूरिंग कमिटमेंट टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज अबाउट इंडिया, ब्रिटिशर्स ने बहुत ही कम एफर्ट डाले कि भाई साहब हमें कोई कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी बनाए कि भाई किस तरीके से हमें देश चलाना है। ये दोनों चीज़ बिल्कुल सही है। कभी कंजर्वेटिव हावी हो जाते थे, कभी लिबरल हावी हो जाते थे, कभी कोई चल रहा था, कभी कुछ चल रहा था। तो ब्रिटिशर्स के भी आपस में लफड़े तो पूरे थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, कि भाई पूरा कल्चर प्रिजर्व कर दूंगा मैं, ये बात किसने शुरू की थी? ये बात शुरू की थी लॉर्ड कर्जन ने। किसने शुरू की थी? लॉर्ड कर्जन ने। कब बनाया था ये एक्ट? 1904 में। क्वेश्चन 41 आपको मैंने मेंस जो पढ़ाया था उसमें भी याद हो गया ना कि प्रिजर्वेशन मॉन्यूमेंट्स एक्ट किसने प्रिजर्व किया था? लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन 35 कहता है कि अब जो है ना इनको लाइन वाइज लगाओ, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले तो हंसते हंसते कौन आया था? वॉरेन हेस्टिंग आया था। तो सबसे पहले कौन आया था? वॉरेन